नमस्कार। द सोलेंस परिवार में मैं शंकर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक तरीके से सबकी चल रही होगी। शेरशाह के प्रशासन पे बात किए हुए थे और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से बहुत अच्छे से बहुत सारी नई बातों की जानकारी हुई होगी। एक अच्छे जानकारी हो गई होगी शेरशाह के प्रशासन को लेकर के या सूर साम्राज्य के प्रशासन को लेकर के। कल आपको बताया हुआ था कि शेरशाह के प्रशासन के अंतर्गत भू राजस्व की हम लोग बात कर रहे थे। भू राजस्व में आपको बताया हुआ था कि शेरशाह की जो भू राजस्व वसूली की पद्धति थी वह रैयत बाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। सीधे किसानों से राज्य का संपर्क था। राज्य किसानों को पट्टा उपलब्ध कराता था, जिस किसान को वह पट्टा उपलब्ध कराया जाता था उस किसान का नाम, पता, भूमि का लोकेशन क्या है और कितना राजस्व देना है, यह बात उस समझौते वाले कागज पर लिखी होती थी जिसे पट्टा कहा जाता था। जबकि किसानों के द्वारा राज्य को उस पट्टे की जो स्वीकारोक्ति की जा रही है उसे कबूलियत कहा जाता था। तो सूर प्रशासन के अंतर्गत हमने देखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व के अंतर्गत देखने को मिलती है, जिसमें किसानों से सीधा कनेक्शन राज्य का होता था। बीच में कोई मध्यस्थ की भूमिका नहीं थी। ये जो भू राजस्व की वसूली होती थी या निर्धारण होता था तो वह भूमि की पैमाइश के बाद ही देखने को मिलता है। भूमि की नाप जोख होती थी जिसे जब्ती भी कहा जाता है। जब्ती भूमि की नाप जोख पैमाइश होती थी जिसे जब्ती भी कहा जाता था। माप जोख के लिए जरीब का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो माप जोख होता था जिसे पैमाइश कहा जाता था, आपने अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में भी देखा। अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में भी आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा कि मसाहत पद्धति का प्रयोग किया था। कुछ वैसा ही शेरशाह सूरी के समय काल में भी देखने को मिलता है। ये जो मसाहत पद्धति अर्थात भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निर्धारण या वसूली का कार्य हो रहा है शेरशाह के समय काल में। इसमें कुछ चीजें अपवाद स्वरूप देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे रहे जहां पे भूमि की मापन या पैमाइश या माप जोख नहीं कराई जा रही है, जैसे मुल्तान, विशेष रूप से मुल्तान याद रखना है, मालवा, राजस्थान, पश्चिमी पंजाब। यहां पर भूमि की मापन नहीं की जा रही है, पैमाइश नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर बटाई के आधार पर ही भू राजस्व का निर्धारण हो रहा है, वसूली हो रही है। अनुमान के आधार पर जो भू राजस्व की वसूली होती है वही बटाई या कनकूत के नाम से जानी जाती है। आपको यह जानकारी होगी कि शेरशाह 33% भू राजस्व की वसूली करता था। 33%। सीधे सीधे भू राजस्व की दर कितनी थी? 33% थी, यही आपको याद रखना है। हालांकि इसके अलावा जरीबाना के रूप में 2.5%, भूमि की मापन के संदर्भ में जरीबाना, और मुहासिलाना यह 5% होता था। मुहासिलाना 5% जो होता था वह राजस्व वसूली की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें भी सरकार का पैसा लग रहा है, आदमी लग रहे हैं, तो उनकी भी वसूली किसानों से ही करा ली जाती थी। इसके अलावा आकस्मिक आपदा कर भी लिया करता था 2.5%, जो कि सीधे सीधे अनाज के रूप में होता था। जबकि जो 33% भू राजस्व है वह नगद या वस्तु या अनाज के रूप में लिया जा सकता था, वहां पे छूट थी। हालांकि कभी भी जब ध्यान में रखना है, कभी भी जब
लगान या भू राजस्व की वसूली हो रही है और यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि आप नगद में भी दे सकते हैं और वस्तु या अनाज के रूप में भी दे सकते हैं। इसका मतलब हिडन होता है कि प्राथमिकता नगद वसूली पर ही है। राज्य प्राथमिकता नगद वसूली की ही दे रहा है, उसी को दे रहा है। हालांकि अगर संभव न हो तो बाई प्रोडक्टली अनाज के रूप में भी वह भू राजस्व दिया जा सकता है। हालांकि राज्य कोशिश करता है कि अधिकांशतः भू राजस्व की वसूली नगद ही हो। यह अपने आप में एक निहित बात होती है। इसके अलावा आपको बताया था कि जब माप जोख हो रहा है तो नाबुद और बुध प्रकार की भूमियों का विशेष ध्यान रखा जाता था। जो बुध प्रकार की भूमि है वह उपजाऊ भूमि है, नाबुद अनउपजाऊ भूमि है। बुध प्रकार की भूमि में भी उत्तम, मध्यम और निम्न कोटि की श्रेणियों में बांटा जाता है भूमियों को और 33% भू राजस्व वसूला जाता है। ये जो भूमि संबंधी तमाम सारे रिकॉर्ड्स हैं, भूमि संबंधी तमाम सारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं, लेखा है, अभिलेख है, वह किसी कागज पर लिखा जा रहा है और जो कागज पे लिखा जा रहा है उसमें दो भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, एक फारसी भाषा और दूसरी हिंदवी भाषा। प्राथमिकता है फारसी भाषा जो कि सरकारी भाषा है, लेकिन इसके साथ साथ शेरशाह सूरी के समय काल में हिंदवी को भी अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य है, हिंदी राजकीय भाषा नहीं थी, अर्ध राजकीय भाषा थी, दूसरी राजभाषा। मुख्य राजभाषा फारसी ही है। इन दोनों भाषाओं में तमाम सारे लेखे लिखे जा रहे थे, सारे ब्यौरे लिखे जा रहे थे। हालांकि बाद में चल करके अकबर ने हिंदवी भाषा में ये तमाम लेखे लिखे जाने की परंपरा को समाप्त कर दिया था। सिर्फ फारसी भाषा में ही यह सारी बातें देखने को मिल रही है। इतनी सारी बातें कल आपको बता दिया था। यहां से हमें अब आगे बढ़ना है। अच्छा, ये जो लेखे या लेखा लिखा जाता था फारसी भाषा और हिंदवी भाषा में, तो उसे कागज एक खाम के नाम से जाना जाता था। लास्ट लाइन यह बताया हुआ। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है रे या रे। रे या रे इसी अनाज से जुड़ा हुआ या मूल्य से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जो कि निश्चित रूप से जानना चाहिए। रे या रे क्या है? शेरशाह ने क्या किया था कि तमाम सारी जो भी फसलें हैं, तमाम सारी फसल हैं, फसलों के रेट लिस्ट जारी किए हुए थे। आम आदमी को किसान कितना में बेचेगा मतलब उससे नहीं है। ध्यान से समझिएगा, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे इस बात को आप समझिए कि आज प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है गवर्नमेंट। गेहूं इतने रुपए, चावल इतने रुपए, मूंग इतने रुपए, अरहर इतने रुपए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। अर्थात सरकार किस रेट पर किसी किसान से गेहूं या मूंग या जौ या चना, मटर जो भी है वो खरीदेगी, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसका मतलब यह नहीं है
कि वह किसान अगर आम जनता में भी किसी को वह गेहूं चना जो भी है वह बेचेगा तो उतने ही मूल्य पे, सरकारी रेट पे बेचेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का अर्थात सरकारी मूल्य किसी वर्ष घोषित किया जाता है 1350 रुपए कुंटल के हिसाब से, इसका मतलब है कि सरकार अगर उस किसान से या किसी किसान से गेहूं खरीदती है तो 1 क्विंटल के बदले वह 1350 रुपए उस किसान को उपलब्ध कराएगी। लेकिन वह किसान 1450 रुपए में भी 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसी दूसरे व्यापारी को, जो कि गैर सरकारी है व्यापारी या फिर कोई घरेलू व्यक्ति, पारिवारिक व्यक्ति, उसको बेचता है तो वो स्वतंत्र है किसी भी रेट में बेचने के लिए। वैसे ही शेरशाह ने समस्त फसलों, गेहूं जौ जो भी है, समस्त फसलों की रेट लिस्ट जारी की हुई थी। अर्थात इसको कहा जाता है दर तालिका। दर तालिका रेट लिस्ट जारी कर दिया कि हम आपसे जो भू राजस्व वसूल करते हैं 33%, मान ले गेहूं का 5 रुपए है और गेहूं 3 किलो किसी खेत में उपजा, किसी किसान के खेत में 3 किलो उपजा, तो गेहूं का मूल्य कितना हो गया? पूरा 5 गुणे 3 बराबर 15 रुपए हो गया। 33% लेगा गवर्नमेंट, कितना लेगा? 33% लेगा। इसका 33% कितना हो जाएगा? तो 33% इसका हो जाएगा 5 रुपए। तो शेरशाह के राजकोष में कितना चला गया? 5 रुपए चला गया। बहुत ही आसान सी प्रक्रिया। अर्थात ये जो रे है या रई है या रै है, ये अनाजों की दर तालिका थी। अनाजों की दर तालिका थी जिसे शेरशाह ने जारी किया हुआ था। इसे रे कहा जाता था या रै कहा जाता था। क्लियर है? सामान्य सी बात है। इसके बाद अब बात को आगे ले चलते हैं। तो हमने प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन की बात देखी, प्रांतीय प्रशासन अस्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अस्पष्ट रूप से, स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट रूप से। सरकार प्रशासन देखा, शिक प्रशासन देखा अर्थात परगना प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन देखा, मुकद्दम और पटवारी। इसी कड़ी में फिर हमने भू राजस्व सैन्य प्रशासन देखा, फिर भू राजस्व प्रशासन देखा। इसी कड़ी में अब न्याय प्रशासन की बात करते हैं। न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन के अंतर्गत शेरशाह का ऐसा मानना था, शेरशाह का मानना था, का विचार था कि न्याय सभी धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे उत्तम है। क्या कह रहा है? शेरशाह न्याय के संदर्भ में कह रहा है कि न्याय का कार्य करना, न्यायिक कार्य होना सभी धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे उत्तम है। धर्म को पवित्र माना जाता है। इसका मतलब न्याय की पवित्रता में विश्वास करता है शेरशाह। धर्म से जोड़ करके न्याय को विचार कर रहा है शेरशाह। कहता है न्याय सभी धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे उत्तम है। न सिर्फ सभी धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे उत्तम है, बल्कि यह किसी भी पूजा से, किसी भी पूजा से बेहतर है। अर्थात कोई पूजा इसकी
तुलना किसी पूजा से नहीं की जा सकती। कोई पूजा इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। कोई भी पूजा न्याय प्रक्रिया की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सारे धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे उत्तम है। इस प्रकार का विचार शेरशाह का था, किस संदर्भ में? न्याय के संदर्भ में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो न्यायिक कार्य कर रहा है, सामान्यतया बुधवार को न्याय किया करता था या न्यायिक कार्य करता था। कौन? शेरशाह। इसने किसी तबल ए अदल की व्यवस्था नहीं की थी कि कोई कभी भी आया और तुरंत उस फरियादी को न्याय मिल जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। प्रत्येक बुधवार को न्यायिक कार्य किया करता था। अब न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? न्याय का सर्वोच्च पद कौन सा था? तो ये शासक का ही है। सभी प्रकार की शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन होता था? शासक होता था राजशाही में। कभी भी किसी समय काल की राजशाही हो तो उसमें न्याय संबंधी, प्रशासन संबंधी, सेना संबंधी अंतिम सर्वे सर्वा कर्ता धर्ता कौन होता था? राजा या शासक होता है। मुख्य सेनापति भी वही है। सेना का मुख्य सेनापति राजा ही है। हालांकि इसके बावजूद सेनापति की नियुक्ति होती है। वैसे ही मुख्य न्यायाधीश कौन है किसी राज्य का? राजा ही है, शासक ही है। बावजूद इसके कुछ अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो न्याय का सर्वोच्च पद शासक का ही होता था। बावजूद इसके अन्य न्यायिक अधिकारी कौन होते थे? अन्य न्यायिक अधिकारी जो होते थे वह क्या कहलाते थे? वह काजी कहलाते थे। काजी और मीर ए अदल होते थे। मीर ए अदल होते थे। काजी और मीर ए अदल यह न्याय कार्य से संबंधित व्यक्ति होते थे, पद होता था। यही अकबर के समय काजी को काजी उल कुज्जात के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपने अकबर के समय मुंतखाब तवारिख पुस्तक का नाम सुना है, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी, प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से एक विद्वान ने शेरशाह की न्यायप्रियता की प्रशंसा की है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने शेरशाह के न्यायप्रियता की प्रशंसा की है। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने शेरशाह की न्यायप्रियता की। ये 4-5 महत्वपूर्ण बातें रही न्याय प्रशासन से संबंधित शेरशाह के। न्याय प्रशासन के बाद कुछ और बातें देखते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे। शेरशाह के समय काल में तमाम सारे सिक्के जारी किए जा रहे हैं। कुछ सिक्कों की बात करते हैं। आपको शायद जानकारी हो कि शेरशाह के समय सिक्के कहां ढाले जा रहे हैं? टकसालों में। शेरशाह के समय टकसालों की संख्या कितनी थी? याद करेंगे, कुल 23 टकसाल थे। कितने? 23 टकसाल थे। इसके समय सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो याद करेंगे, दिनार कहा जाता था, या इसी को अशरफ कहा जाता था, या इसी को अशरफी कहा जाता था। दिनार, अशरफ या अशरफी के नाम से सोने की मुद्रा जानी जाती थी।
याद करना है कि यह कितने ग्रेन की होती थी, तो जितनी अधिक मूल्य की मुद्रा है उसका ग्रेन उतना ही कम होता है। 167 ग्रेन की यह सोने की अशर्फी होती थी, जो नई एक मुद्रा इसके समय जारी की गई। जो चांदी की मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपया। और शेर शाह के समय काल में ही यह रुपया प्रचलित हुआ सबसे पहले। और यह कितने ग्रेन का होता था? याद करेंगे, 180 ग्रेन का होता था। जबकि तांबे की जो मुद्रा थी उसको दाम कहा जाता था, और यह जो दाम था वह 380 ग्रेन का होता था। 380 ग्रेन का। अब यहां पे एक तथ्य निकल करके आता है, वो यह कि इन सिक्कों का अनुपात क्या था। एक अशर्फी कितने चांदी के रुपए के बराबर होती थी? तो 9 रुपया के बराबर होती थी। या एक अशर्फी कितने दाम के बराबर होता था? 64 दाम के बराबर होता था। यह एक अनुपात सिक्कों का देखने को मिलता है। क्लियर है बात? अब ये जो सारे सिक्के हैं, आगे बढ़ेंगे, ये जो सारे सिक्के हैं, इन सिक्कों पर अरबी भाषा में एवं देवनागरी भाषा में लेख लिखे होते थे। महत्वपूर्ण तथ्य है, एक एक तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखे होते थे अरबी भाषा में भी और देवनागरी भाषा अर्थात लिपि में लेख लिखे होते थे। एक प्रश्न और बनेगा, क्या खलीफा के नाम का उत्कीर्ण था? तो याद करेंगे, हां, आरंभिक 4 खलीफाओं के अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये 4 आरंभिक खलीफा हो गए के नाम सिक्कों पर होते थे। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कोई एक विद्वान है जो यह कहता है कि ये जो चांदी की मुद्रा है, रुपया, कौन कह रहा है? स्मिथ कह रहे हैं। इस रुपए को लेकर के कुछ बात स्मिथ कह रहे हैं। स्मिथ ने कहा, इतिहासकार स्मिथ के अनुसार 1540 में आरंभ यह मुद्रा 1835 तक यथावत रही। आपको बताया हुआ था कि अकबर द्वितीय के समय काल में जो मुगल सिक्के थे उन पर रोक लगा दिया गया। यही 1835 अकबर द्वितीय का समय काल था, और यही ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1835 में यही रुपए पर रोक लगाया जा रहा है, जो कि मुगल रुपए के नाम से जाना जाता था। मुगल सिक्के,
मुद्रा के नाम से जाना जाता था। इस पर रोक लगता है और यही रुपया जो है कुछ नए संशोधित रूप में 1835 तक यथावत रही और आधुनिक ब्रिटिश मुद्रा का आधार बना। क्या? यह मुद्रा कहने का मतलब रुपया रुपए की बात कर रहे थे हम लोग। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, यह कौन कह रहा है? स्मिथ यह बात कह रहे हैं शेरशाह की मुद्रा के संदर्भ में। आपने देखा सोने की दिनार या अशरफ या अशरफी, चांदी का रुपया, तांबे का दाम। इसके साथ साथ रुपया है तो पैसा भी होगा, रुपया है तो पैसा भी होगा। यहीं पे एक बात और कि इसके साथ साथ पैसा भी शेरशाह के द्वारा ही प्रचलित किया गया था। शेरशाह के द्वारा आना सिक्का अभी नहीं चल रहा है। ये 4 आना 6 आना जो ये आना वाला सिक्का होता था वह अभी नहीं चल रहा है, वह शाहजहां के समय काल में शुरू होगा। तो रुपया हमने देख लिया, पैसा हमने देख लिया। शेरशाह के समय काल में रुपया और पैसा दोनों, जो कि आज तक चला आ रहा है, रुपया और पैसा। जबकि आना की शुरुआत शाहजहां के समय काल में और बाद में चल करके आना को समाप्त भी कर दिया गया। ठीक है, तो यह शेरशाह के समय काल की मुद्रा संबंधी कुछ बातें रही, सिक्के संबंधी कुछ बातें देखने को मिलती हैं। आगे बात ले चलेंगे। अब कुछ लोक कल्याणकारी कार्य शेरशाह के द्वारा कराए जा रहे हैं, उनकी बात करेंगे। लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य। लोक कल्याणकारी कार्य में पहली बात कि शेरशाह ने सराय एवं सड़कों का निर्माण कराया था। सड़कों का निर्माण कराया था। जिन्हें डॉक्टर कानूनगो ने क्या कहा था? ने साम्राज्य की धमनियां कहा था। ये तो आपको पता होगा कि साम्राज्य की धमनियां सराय सड़कों को कहा जा रहा है, लेकिन किसने कहा यह नहीं पता होगा। अब निश्चित रूप से पता होगा, डॉक्टर कानूनगो ने साम्राज्य की धमनियां कहा था। ये जो सराय बन रहा है, इसको लेकर के एक और महत्वपूर्ण बात, कुल कितने सरायों का निर्माण कराया था शेरशाह ने और कितने डिस्टेंस पे इन सरायों का निर्माण हो रहा है। याद करना है कि इसने प्रत्येक 4 मील की दूरी पर कुल 1700 सरायों का निर्माण कराया था। ये सरायों को लेकर के बात। अब सड़कों के संदर्भ में बात करेंगे। शेरशाह ने सराय और सड़कों का निर्माण कराया था, जिन्हें डॉक्टर कानूनगो ने साम्राज्य की धमनियां कहा। इसने प्रत्येक 4 मील की दूरी पर कुल 1700 सरायों का निर्माण कराया था। शेरशाह के समय, ध्यान में रखना है, शेरशाह के समय प्रत्येक 4 मील की दूरी पर एक सराय का निर्माण हो रहा है। शेरशाह के समय प्रत्येक 4 मील की दूरी पर, जबकि
शेर शाह का जो पुत्र अगला शासक बना इस्लाम शाह, इस्लाम शाह के समय प्रत्येक 2 मील की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया गया था। छोटा सा अंतर है, ध्यान देंगे। शेर शाह के समय प्रत्येक 4 मील की दूरी पर एक सराय देखने को मिल रहा है, जबकि शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह के समय कुछ और भी सरायों का निर्माण हो रहा है और वो प्रत्येक 2 मील की दूरी पर सराय देखने को मिल रहा है इस्लाम शाह के समय। अगली बात, सड़कों की बात करते हैं। शेर शाह ने कुल 4 शेर शाह ने मुख्यतः 4 सड़कों का निर्माण कराया था, सड़कों का निर्माण कराया था। जिसमें जो प्रथम सड़क है, प्रथम सड़क कहां से कहां तक, तो याद करना है, प्रथम सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव तक, सोनार गांव तक, सोनार गांव कहां है, बंगाल, सोनार गांव तक एक सड़क थी। कहां से कहां, लाहौर से लेकर के सोनार गांव तक पहली एक सड़क देखने को मिल रही है। यह जो सड़क है कुल 1500 कोस लंबी है। एक बात, यही सड़क प्राचीन काल में जो आपने पढ़ा था मौर्य काल में उत्तरापथ, तो यही लाहौर से सोनार गांव वाली जो रोड है ना, प्राचीन काल में इसे ही क्या कहा जाता था, इसे ही उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था। जबकि शेर शाह ने इसे सड़क ए आजम नाम दिया था, सड़क ए आजम कहा। तो उत्तरापथ प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में जो उत्तरापथ था, मध्य काल में वह क्या हो जा रहा है, सड़क ए आजम हो जा रहा है। जबकि अंग्रेजों के समय क्या हुआ, जबकि अंग्रेजों के समय इसी रोड को क्या कहा गया, के समय इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया, जीटी रोड कहा गया। क्लियर है बात? तो ये पहली सड़क हुई। मुख्यतः 4 सड़कों का निर्माण कराया था, जिसमें पहली सड़क जो कि प्राचीन काल में उत्तरापथ, मध्यकाल में सड़क ए आजम शेरशाह के समय और जीटी रोड अंग्रेजों के समय कहा गया। दूसरे सड़क की बात करते हैं। जो दूसरी सड़क है, द्वितीय सड़क याद कर लेना है कहां से कहां तक है भाई, महत्वपूर्ण है तथ्य। द्वितीय सड़क कहां से कहां, तो याद करेंगे आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी सड़क की अगर बात किया जाए कहां से कहां, तीसरी सड़क आगरा से शुरू होकर के कहां तक, आगरा से जोधपुर अर्थात मारवाड़, जोधपुर चित्तौड़ की ओर जाती थी। जबकि चौथी जो सड़क है, चौथी सड़क वो कहां से कहां तक, तो यह सोनार गांव से शुरू हुआ। पहली वाली सड़क है, यह सोनार गांव से शुरू होकर के लाहौर तक जा रहा है। फिर लाहौर से कहां, तो लाहौर से यह मुल्तान, तो ये हो गया सड़क नंबर 1 और यही आगे बढ़ जाता है सड़क नंबर 2, अर्थात ये चौथी सड़क कहां से कहां तक, तो यह लाहौर से मुल्तान है, लाहौर से मुल्तान, यह चौथी सड़क
के रूप में जाना जा रहा है। तो ये कुल 4 सड़कों के निर्माण मुख्य रूप से करा रहा है शेरशाह। आगे बात को ले चलेंगे। आगे बढ़े। अगली बात, सड़कों के अलावा लोक कल्याणकारी कार्यों की बात हो रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पहला हमने देखा सराय 1700, फिर 4 मुख्य सड़कें कहां से कहां तक वो देख लिया। तीसरे नंबर पे इसने क्या कराया, दिल्ली में कल आपको एक बात बताया हुआ था, सेना में लंगर व्यवस्था, जहां जहां सेना की टुकड़ी है वहां वहां लंगर चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली राजधानी में, शेरशाह की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन ताजपोशी राजाभिषेक आगरा में हुआ था, याद रखना है। दिल्ली राजधानी में दान लंगर की व्यवस्था शुरू किया था, की शुरुआत किया था। जो कमजोर लोग हैं, गरीब हैं, भूखे लोग हैं, वो निशुल्क आकर के भोजन कर सकते थे। इसके साथ चौथी बात, मनुष्य के लिए एवं पशु के लिए चिकित्सालय या फिर इसी को कह सकते हैं औषधालय, दवाई की शुरुआत किया था इसने, ठीक वैसे ही जैसे अशोक के समय काल में भी देखने को मिलता है। तो मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए चिकित्सालय या औषधालय की शुरुआत कर रहा है शेरशाह। एक पांचवी बात, जो निरीह लोग हैं, जो अपंग लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, जो दरिद्र हैं अर्थात गरीब लोग हैं, लोगों के लिए, लोगों की जानकारी के लिए क्या किया था इसने, के लिए एक रजिस्टर का निर्माण कराया था, एक रजिस्टर तैयार कराया था और ऐसे लोगों को क्या करता था और इन्हें गुजारा भत्ता भी देता था, गुजारा भत्ता देता था। अर्थात जो पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी ध्यान कर रहा है। किसानों के हित की बात सोचने वाला था, किसानों के प्रति अच्छी राय रखता था, धार्मिक रूप से सहिष्णु है, हिंदू मुस्लिम भेद नहीं कर रहा है मुस्लिम, लेकिन इसका सेनापति ब्रह्मजीत गौड़ है मुख्य सेनापति, तो धार्मिक रूप से सहिष्णु है, धार्मिक रूप से सहिष्णु है, गरीबों की देखभाल कर रहा है, किसानों को लेकर के चिंतित है, कुछ नई नई मुद्राओं की शुरुआत कर रहा है, नए प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था दे रहा है। ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो शेरशाह को महान बनाती हैं, एक शासक के रूप में योग्य शासक की पृष्ठभूमि बनाती हैं। लेकिन ये जो भी सारे कार्य, ये जो भी सारे शेरशाह के विचार हैं, उनकी जानकारी कहां से मिल रही है? तो या तो अब्बास खां शेरवानी दे रहा है, या फिर आधुनिक काल में डॉक्टर कानून को दे रहे हैं। तो इन दोनों की भूमिका है शेरशाह को शेरशाह बनाने में। इसके बाद कुछ एक और शेरशाह को लेकर के एक अंतिम टॉपिक देखने को मिलता है, सांस्कृतिक उपलब्धियां, शेरशाह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। पहली बात, मकबरा इसका देखते हैं। अपने जीते जी
अर्थात जीवित रहते हुए स्वयं शेर शाह ने संगमरमर से अष्टकोणीय 8 कोने वाला अष्टकोणीय संगमरमर से बना हुआ है। झील के बीच कहां पे? सासाराम में मकबरा अपना बनवाया था, अपने जीते जी। झील के बीचों बीच संगमरमर का अष्टकोणीय सासाराम में। सासाराम कहां पे है? रोहतास जिला है बिहार। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो शेर शाह का मकबरा है, एक प्रश्न बनेगा, किसने ताजमहल से श्रेष्ठ बताया है? तो कनिंघम ने इसे ताजमहल से श्रेष्ठ बताया है। कनिंघम ने इसे ताजमहल से श्रेष्ठ बताया हुआ है। ठीक है, आगे बात को ले चलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको याद होगा हुमायूं ने दिल्ली में एक अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया हुआ था, जिसका नाम था दीन पनाह। तो हुमायूं निर्मित दीन पनाह को इसने क्या कराया? को तुड़वा दिया। को तुड़वा कर वहां नए भवनों का निर्माण कराया, जिसमें एक क्या है? किला एक कुहना मस्जिद भी है। किला एक कुहना मस्जिद भी है। ये दीन पनाह को तोड़ाकर वहां नए भवनों का निर्माण कराया। ये क्या है जगह? दीन पनाह या वहां ये क्या है? ये पुराना किला के नाम से आज जाना जाता है। पुराना किला के नाम से आज जाना जाता है। दिल्ली में पुराना किला के नाम से आज जाना जाता है। यही दीन पनाह का एरिया था। उसको तोड़वा करके, उसके भवन जो भी थे उसको तोड़वा करके नए भवनों का निर्माण कराता है। उसी में से एक है किला ए कोना मस्जिद। इस एरिया में ही शेर शाह ने एक शहर आबाद कराने का प्रयास किया। यहीं पर इसने अर्थात शेर शाह ने दिल्ली शेर शाही नामक नगर बसाया, जो दिल्ली का छठा नगर था। शेर नगर कह लें या दिल्ली शेर शाही कह लें, छठे नगर के रूप में जाना जाता है। दिल्ली में कुल 7 नगर देखने को मिलते हैं अलग अलग समय काल में। राय पिथौरा, महरौली से लेकर के, सीरी से लेकर के, फिर फिरोज शाह कोटला से लेकर के, फिर ये दीन पनाह वाला एरिया, पुराना किला वाला एरिया, ये छठा हो गया। फिर 7वां और अंतिम शाहजहानाबाद, शाहजहां के समय काल में। तो दिल्ली में कुल 7 अलग अलग स्थानों पर नगरों को, शहरों को बसाया गया।
तो दिल्ली में कुल शहरों की या नगरों की संख्या कितनी? 7। 7वां और अंतिम शाहजहानाबाद, शाहजहां के समय काल में। ठीक है। तीसरी बात इसमें, शेरशाह ने कन्नौज का नाम आपने सुना है, कन्नौज को नष्ट करा दिया, नष्ट कराया था। और यहां शेर सूर नगर बसाया था। कहां पे? कन्नौज में। तो याद रखना है, कन्नौज को डिस्ट्रॉय किसने किया है? तो कन्नौज को डिस्ट्रॉय कर रहा है शेरशाह सूरी, शेर सूर नगर। अगली बात, आपने मौर्य काल में पाटलिपुत्र का नाम सुना। इसने पाटलिपुत्र को आधुनिक रूप प्रदान किया, आधुनिक रूप दिया और इसका नाम क्या रखा? पटना रखा। यही पूछा जाता है कि पटना शहर को किसने बसाया था? तो पटना शहर को शेरशाह सूरी ने ही बसाया हुआ था। पटना शहर को आबाद किसने कराया था? पटना को नया रूप किसने दिया? पटना शहर को किसने बसाया? नगर किसने बसाया? शेरशाह सूरी ने बसाया हुआ था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला। ये जो रोहतासगढ़ का किला है ना, याद रखेंगे, इस नाम से 2 किले हैं। पहला बिहार में किस नदी के किनारे? सोन नदी के किनारे। और जो दूसरा है वह सिंध क्षेत्र में है। सिंध मतलब पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत। सिंध क्षेत्र में झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे इसका निर्माण शेरशाह के द्वारा कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है? अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात आपको नहीं पता होगी निश्चित रूप से, निर्माण शेरशाह द्वारा कराया जा रहा है टोडरमल के द्वारा। शेरशाह ने, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, निर्माण शेरशाह ने टोडरमल के द्वारा कराया था, के द्वारा कराया था। टोडरमल अकबर के ही दरबारी नहीं है, शेरशाह के ही दरबारी पहले से थे। शेरशाह या सूर साम्राज्य खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद अकबर का शासन आया था, तो टोडरमल अकबर के साथ हो लेते हैं। तो निर्माण शेरशाह ने टोडरमल को आदेश दिया था। क्यों आदेश दिया था? कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक किले का निर्माण कराया जाए ताकि हुमायूं की गतिविधि पर ध्यान रखा जा सके। ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में ये रोहतासगढ़ का किला बनवाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि हुमायूं कम बैक न कर सके, हुमायूं की गतिविधि पर नियंत्रण रखा जा सके। इस उद्देश्य से शेरशाह ने इस किले का निर्माण कराया हुआ था। शेरशाह के समय काल में वास्तव में कम बैक नहीं कर पाया। इस्लाम शाह कुछ हद तक ठीक रहा शासन में, उसके समय भी नहीं कर पाया। बाद में चल करके सिकंदर शाह सूर के समय
मौका दिखता है, क्योंकि सूर साम्राज्य बिल्कुल पतन की अवस्था में था और दोबारा से हुमायूं कमबैक कर पाता है। तो ये तमाम सारी बातें शेर शाह के संदर्भ में हमने देखी और यहाँ पे जाकर के बातें कंप्लीट होती हैं। शेर शाह से संबंधित अब कोई भी प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए मुश्किल भरा होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि कुछ जगहों पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये मलिक मोहम्मद जायसी है ना, मलिक मोहम्मद जायसी नाम सुना होगा। कुछ जगहों पे यह भी लिखा हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कुछ जगहों पे यह भी लिखा हुआ है कि ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कौन से वाले? पद्मावत वाले, पद्मावत वाले, अखरावट वाले। कुछ किताबें भी हैं इनकी, जैसे आखिरी गुलाम, आखिरी गुलाम, जैसे पद्मावत का ही भाग है, 12 मासा, 12 मासा आदि कुछ इनकी पुस्तकें हैं। ये मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के ही समकालीन थे, हालांकि दरबार से जुड़े हुए नहीं थे। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है। तो अलग अलग किताबों में मैंने अलग अलग चीजें देखी हुई हैं मलिक मोहम्मद जायसी को लेकर के। फिलहाल इसको ध्यान में रखे रहेंगे। ये आखिरी गुलाम नहीं है, आखिरी सलाम है भाई, आखिरी सलाम। यहां पे जाकर के ये बात फिनिश हो रही है पूरी। ठीक है।